नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम डिफाइन करेंगे इंडिया और उसके साथ साझा करते हुए देश। ठीक है, तो आओ पहले मैप बना लेते हैं। ये हमारा भारत हो गया। तो आप कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेगी कि भारत के कुछ नाम हैं। पहला नाम है इसका इंडिया। ठीक है, ये नाम यहाँ आने वाले यूनानियों ने भारत को दिया। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ भारत के पश्चिम में जिस मार्ग से यूनानी आते थे, फिर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी या फिर बुला लो जो कुछ है। हाँ भाई, मिलना चाह रहे क्या? हाँ, आ जाओ, 1 मिनट आगे आ जाओ। अच्छा, सचिन है, ठीक है। विशाल, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसका नाम भारत के पश्चिम प्रांत में सिंध पड़ता है। यहीं पड़ती है सिंधु नदी। सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। और इस क्षेत्र से यूनानी आए भारत, और यूनानियों ने इस नदी इंडस के नाम पर इस देश का नाम इंडिया रखा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये नाम किसने दिया भारत को? यूनानियों ने। इसके अलावा एक नाम है हमारा भारत। ये राजा भरत के नाम पर पड़ा। ये दिया है यूनानियों ने। एक नाम है हिंदुस्तान। ये भारत को भारत आने वाले ईरानियों द्वारा दिया गया। बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या नाम है भारत के? बिल्कुल ठीक। एक नाम है आर्यव्रत। कहा जाता है कि भारत मध्य एशिया से आने वाले इस क्षेत्र में आर्य आकर बसे थे, उसी के नाम पर भारत को आर्यव्रत कहा गया। और भी कारण हैं। जो पहला व्यक्ति है, जो आदमी की सबसे पहली प्रजाति है, उसे कहते हैं होमो सेपियंस, जिसे हिंदी में आर्य कहते हैं। यानी संपूर्ण विश्व में जहाँ भी मानव की जाति है वो आर्य कही जाती है। ठीक है, उसी के ब्याह पर भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा। कारण बताया मैंने आपको, मध्य एशिया और खासकर ईरान से आकर बसे थे इस क्षेत्र में। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके। तो ये भारत के लगभग नाम हैं जिनके आधार पर भारत को अलग अलग नाम से बुलाया गया है। अच्छा जी, और क्या? एक नाम और था, वो मुझे भी याद है। एक नाम इन्होंने बताया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप ये भारत के ग्रंथ है। भारत के ग्रंथों पर, पुराणों के आधार पर भारत को, अगर आप जानना चाहें तो पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। ठीक है, जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भारत के जो अलग अलग नाम हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि भारत के किस हिस्से पर की लंबाई कौन सी है और किस हिस्से का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के पूर्वी हिस्से का। पूर्वी हिस्से का नाम है किबिक, और ये पड़ेगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी हिस्से का नाम है गौर माता। ये पड़ता है गुजरात में।
पूर्वी हिस्सा मैंने आपको बताया कि हाँ, एक बात ये है, कुछ किताबें से की बी थे, प्रदेश, ठीक है। उत्तरी हिस्से को आप जानते हो, उत्तरी हिस्से का नाम आपको पता है, इंदिरा कोल। और दक्षिण हिस्सा कैप कैमोर, कैप कैमोरिन, पूरा नाम है कैप कैमोरिन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दक्षिण हिस्सा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है 6, 7, 8 यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत की अक्षांश स्थिति। फिर सुन लो, मैंने बताया जो पूर्वी हिस्सा है वो किवीत है, जो पश्चिमी हिस्सा है वो गोरमाता है, कहाँ? गुजरात में, वो अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका इंदिरा कोर हो गया और ये आपका हो गया कैप कैमोरिन। ये 4 हिस्से हो गए। ये हिस्सा अगर आप जानना चाहें तो तमिलनाडु में पड़ता है। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं जरा देखना, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। अब भारत की यहाँ से यहाँ तक की ये पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, ये 2933 किलोमीटर है और ये उत्तर से दक्षिण तक की 3214 किलोमीटर है, ठीक है। एक्सेप्टेड सवाल है, बन सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है भारत की स्थल सीमा, ये 15,000 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है, अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहेंगे तो 15,200 लिख लेंगे आप, ठीक है। अगर भारत की समुद्री सीमा तो ये होगी 6100 किलोमीटर। घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा समुद्र और ये होता हुआ समुद्र यहाँ तक, समुद्र भारत को छू रहा। तो ये जो दूरी है ये 6100 किलोमीटर की है, ठीक है। कुछ लोग इस दूरी को भारत की कुल समुद्री सीमा, आप पढ़ेंगे, कहीं पढ़ा होगा आपने 7516 किलोमीटर। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये आपको समझ के चलना है। जो भारत की बिना द्वीपों के जो भूमि है, द्वीपों को अगर हम छोड़ दें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है जो समुद्र को छू रही है, वो है 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीप को भी शामिल कर ले जाए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए, तो फिर उनके आने से ये लंबाई बढ़ जाएगी 7516 किलोमीटर, क्योंकि लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी, ये लक्षद्वीप की अगर चारों तरफ की जो वाटर लाइन है इसको भी काउंट कर ले, अंडमान निकोबार द्वीप की वाटर लाइन को काउंट कर ले, तब ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि कहाँ कौन सा कंट्री है भारत को साथ साझा करता हुआ, ठीक। ये पॉइंट मिटा दूँ, कौन कौन से पॉइंट कहाँ हैं, ये तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा पक्का। यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका अपना छोटा भाई और घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारा छोटा भाई भी है और घनिष्ठ मित्र भी है हमारा पाकिस्तान। देख रहा आदित्य, छोटा भाई कितनी परेशानी खड़ी करता है।
अगर बंटवारे में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाना तो छोटा भाई बड़ी समस्या पैदा कर दे, और बड़े भाई के मन में लालच रहे, बंटवारा ठीक से वो करता नहीं तो फिर गड़बड़ हो जा। तो ये बात तुझे ध्यान रखनी, तेरे लिए समस्या का विषय हो जाएगा पैदा, ठीक है। पड़ोसियों को भी इनके घुसा था भाई, तो पड़ोसी के बालक भी दरोगा जी का सिर कर दे। यहाँ एक भारतीय पार्ट है जिसे आप रामेश्वरम भी बोलते हैं, और इससे लगा हुआ है ये देश हो गया श्रीलंका। आई थिंक ये आउट ऑफ कैमरा नहीं होगा, ये श्रीलंका का मैप आ रहा पूरा, ठीक है। तो फिर करना पड़ेगा ऐसा सेट, थोड़ा ऊपर करते हैं दोनों को, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा नीचे रहेगा। ये रामेश्वरम, और रामेश्वरम से लगा हुआ ये आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। ये जो इतना हिस्सा है ये आपका बांग्लादेश है। यहां से यहां तक आपको आपका पुराना हिस्सा, पुराना भारत का पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वर्मा अथवा वेरी गुड म्यांमार, ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अगर इसे थोड़ा सा सही कर दिया जाए, ये रहा, ये हिस्सा बनाया बांग्लादेश का, ये ध्यान से देख, ये बांग्लादेश है, दिख गया। ये मैंने यहाँ से लाइन खींच के वहाँ ले गया था असल में, तो ऐसा ना लगे तुझे वहाँ बांग्लादेश है, ठीक है। ये यहाँ बांग्लादेश है, ये लो, ये बांग्लादेश है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं। ये जो इतना हिस्सा है ये क्या हो गया, बिल्कुल ठीक, ये हो गया भूटान। आप मैप समझने लगे काफ़ी हद तक। और ये हो गया नेपाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल, और इसके ऊपर भारत को छूता हुआ जाएगा। देखो कहाँ तक, ये हो गया चीन, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताई देश। हर टाइम रैड में, लड़ाई झगड़े में इसका बहुत मन लगे, ठीक है। तो ये हमने अपने पड़ोसी देश, यहाँ अगर आप बात करें तो ये हो गया आपका मालदीव, ठीक है। तो इन कंट्री की हम अपने साथ बात करेंगे अलग अलग तरीके से। लो भाई, इसकी तसल्ली कर लीजा। तो ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ये तो आ रहा होगा कैमरे में, ये हो गया अफगानिस्तान। तो अब कंट्री बाय कंट्री हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, हर कंट्री के बारे में बात करेंगे कि उसकी बॉर्डर कितनी लंबी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि इसके साथ हमारे खास रिश्ते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसकी जो बॉर्डर लाइन है जो भारत को छू रही, वो 3323 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये बना कब था, 14 अगस्त 1947 को जन्म हुआ था पाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किस किस को छू रहा भाई, ये छू रहा गुजरात को, गुजरात के ऊपर राजस्थान को, राजस्थान के ऊपर पंजाब को, और पंजाब के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर को। तो आपसे एक्सेप्टेड सवाल बन सकता है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा छू रहा है? 4 राज्यों की। मैं बता रहा, फिर ये गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब और ऊपर J&K, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब सवाल पैदा होता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या है। तो सबसे फेमस एक विवाद आया सर क्रिक। हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद आया सर क्रिक विवाद। सुना इसका नाम आपने कभी? यहाँ 99 या 96 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र बनता है सर क्रिक। एग्जैक्टली ये दलदली भूमि है, यह दलदली क्षेत्र है। यहाँ दो चीज़ों की अधिकता है, एक तो यहाँ पेट्रोलियम की संभावनाएं हैं, पहली चीज़। दूसरी जो और महत्वपूर्ण चीज़ जो पेट्रोलियम से ज़्यादा समस्या पैदा कर रही वो है मछली। ठीक है, तो होता ही है कि असल में प्रॉब्लम क्या है, सर क्रिक के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अगर हम देखिए ये पाकिस्तान है और ये भारत, और इनके बीच में ये हिस्सा हो गया सर क्रिक का। तो जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में इसका डिवाइडेशन ठीक से नहीं हुआ कैसे नहीं? अंग्रेजों ने क्या करा, पाकिस्तान को तो कह दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा है और भारत को कह दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा है, और दोनों के बीच में सर क्रिक एक विवाद का विषय हो गया। ठीक है, तो अब दोनों सर क्रिक को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, क्योंकि बड़े भाई को पैशन रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। तो यहाँ भारत ने धैर्य रखा, और भारत ने धैर्य रख के क्या किया, कहा कि चल ऐसा कर, आधा तेरा आधा मेरा, छोड़ बात को। बड़ा भाई से ज़्यादा कर क्या सकता है, क्या लगा चल छोड़, आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूँ, विवाद समाप्त करते हैं। तो पर क्योंकि कई छोटे भाई जिद्दी होते हैं, जिद हो जाती है उनकी इच्छा, तो पाकिस्तान को जिद्दी क्या लगा ना, इसने मेरा काम नहीं चलने वाला, मैं पूरा लूँगा। तो बोला भाई जो तेरे बस की पूरा लेना है तो फिर ले लिए, अगर तुझे पूरा ही चाहिए तो फिर ले लिए। जुकर गांव में कहते हैं सारा चागत ले ही लिए, तो भाई पूरा चाहगा तो पूरा ले लेना। तो लेने की उसमें ताकत नहीं ना वो ले सकता, विवाद का विषय है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग ये हो रही कि अगर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए कई बार यहाँ पाकिस्तान ने तो बना दी यहाँ ग्रीन लाइन, पाकिस्तान ने बनाई यहाँ ग्रीन लाइन और इंडिया ने बनाई रेड लाइन। तो कई बार क्या होता है कि ना तो भारतीय मछुआरों को पता कि वो ग्रीन लाइन कहाँ तक है और ना पाकिस्तान मछुआरों को पता है। तो कई बार पाकिस्तानी मछुआरे सर क्रिक की ग्रीन लाइन को क्रॉस करके रेड लाइन में घुस जाते हैं। जैसे ही रेड लाइन में घुसता है तो इंडियन नेवी उनको पकड़ लेती है, और कई बार भारतीय मछुआरे इस रेड लाइन को क्रॉस करके ग्रीन लाइन में घुस जाते हैं, फिर वे उन्हें पकड़ लें, उन पर डिफरेंट टाइप के चार्ज लगा दें। कई बार समझौता हो जाए, हम तो बहुत बार उनके छोड़ देते हैं, वे हमारे वालों को छोड़ते नहीं, और फिर उन पर बहुत सारे चार्ज लगा कर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी भेज देते हैं कि हमारे देश में किसी आतंकवादी घटना को करने के लिए घुसा है। ठीक है, कोई आपको समझ में आ गया? पहला विवाद जो इन दोनों के बीच में है वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मिटा दूं? दूसरा पॉइंट यही है, दूसरा पॉइंट क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या का विषय कच्छ का रण। कच्छ का रण, जब सीमाएं थी, इस क्षेत्र में कच्छ का रण पड़ता है। ठीक है, ये रण बना कैसे हुआ, ये अगर आप देखेंगे तो समुद्री लहरें, सी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक स्थल भाग है और ये समुद्री भाग है, तो इस समुद्री भाग से लहरें आएंगी और वो अपने साथ वाटर ले आएगी। वाटर लेंगे, इस क्षेत्र में पहले से ही थोड़ा बहुत डेप्थ थी, फिर लहरें आई, पानी आया, और पानी से इस क्षेत्र का क्षरण हुआ, कटाव, और पानी इस हिस्से में भरना शुरू हो गया। ठीक है, इस हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ। समुद्री पानी था तो समुद्री पानी निर्माण करता है नमक का, तो नमक बना, प्लस ये जो क्षेत्र है दलदली भूमि बन गया।
और जब दलदली भूमि बना ये, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक दावा ठोका कि एग्जैक्टली ये कोई भूमि नहीं है, यह है एक झील, और दो देशों के बीच में पड़ने वाली झील भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच डिवाइड होती है। तो ये विवाद हुआ। ये भी पेट्रोलियम का बड़ा स्रोत है। जब ये विवाद हुआ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत ने फिर डिवाइडेशन हुआ। भारत की फिर भाई के प्रति दरियादिली उजागर हुई और भारत ने कहा कि चल छोड़, 10% तू भी ले, भाई है तो अपना भाई है, तुझे 10% झील दी। इस तरह से एक कचकरण 10% पाकिस्तान के पास और 90% भारत के पास हो गया। ये भी एक विवाद का विषय था दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बंटवारा हुआ था 1968 में हुआ था कचकरण का बंटवारा। इंटरनेशनल संघ ने, अंतर्राष्ट्रीय संघ समिति ने इसका बंटवारा करा था। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक भी आप समझ में आ रहे हैं। दो विवादित क्षेत्र हो गए। फिर सुनिए, 1947 में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, स्टोरी फिर सुना दूंगा कभी। जब दोनों देश का बंटवारा हुआ तो हुआ था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए थे कि जहाँ भारत के क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी बहुल हो गई थी, और कुछ पाकिस्तान में भी हो गए थे जहाँ हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा हो गई थी। तो उन्हें तो पाकिस्तान वालों ने मारा पिटा, काटा पिटा, सफाया कर दिया। जो इंडिया में कम्युनिटी थी और उन क्षेत्र पर शासन करने वाले शासक थे, उन्होंने भारतीय रियासतों में मिलने से मना कर दिया था, जिनमें से एक आपका JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ के राजा ने स्वयं को भारत में मिलने से मना कर दिया था, और साथ में उसने ये भी कह दिया था कि मैं पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। यहाँ राजा तो हिंदू था, लेकिन ज़्यादा कम्युनिटी मुस्लिम थी। तो उसने कहा कि ना मैं पाकिस्तान में मिलता ना भारत में मिलता। भारत ने अपने दो हिस्से हैदराबाद और जामनगर जबरन मिला लिए थे कि भाई उनका और पाकिस्तान का मिलने का कोई संभावना थी नहीं। वे भारत के बीच में थे, ऐसी जगह थे जहाँ से पाकिस्तान का मिलना संभव नहीं था। तो हुआ, तो जब पाकिस्तान को ये लगा कि भारत JNK को भी ज़बरदस्ती मिलाने वाला है, तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अपने साथ कुछ अफगानी लड़ाकों को लेकर हमला कर दिया। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपनी आर्मी प्लस में कुछ अफगानिस्तान किराए के लड़ाकों के साथ हमला कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर के बड़े क्षेत्र पर भयंकर त्राहिमाम मचाया। बड़ी संख्या में कत्लेआम किया, बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार किया, और अफगानी लड़ाके थे उन्होंने बड़ी संख्या में लूट करी। जो माल, गहने, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो उनके हाथ लगा उन्होंने लूटा। ठीक है, वो इसी आधार पर भारत में घुसे थे। उनकी यही महत्वाकांक्षा थी। उन्हें ये कहा गया था कि तुम्हें खुली लूट का मौका मिलेगा। पाक आर्मी ने उन्हें कह रखा था कि तुम लूट करो, खुली लूट मिलेगी तुम्हें। इस बीच यहाँ के राजा ने भारत के साथ मिलने से मना कर रखी थी, और उसे पता चला कि तू घर का रहेगा ना घाट का, भारत में तू मिलेगा नहीं, और पाकिस्तान तुझे मिला नहीं रहा, काट रहा। तब उसने भारत के साथ आनंद फानल में एक डील करी थी, जिस डील में 2-3 चीज़ें नहीं आपके सामने निकल कर आई, लेकिन विवाद ये हुआ कि पाकिस्तान घुस गया अंदर। फिर इंडियन मिलिट्री ने यहाँ से अटैक कर दिया। इंडियन मिलिट्री ने अटैक कर दिया, और जहाँ ये लाइन आज खिंची हुई है, जिसे LOC बोलते हैं, यहाँ तक पहुँच गए थे हम लड़ते लड़ते। उन दिनों UNO का निर्माण हो चुका था। ठीक है, और UNO ने पहले, पाकिस्तान ने UNO में अपील दायर करी, फिर हमने अपील दायर करी कि ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम करा कि ये गलत कर रहे हैं। तो इसे आप कैसे हो, जैसे थाने में हम क्रॉस रिपोर्ट कर दें, पहले एक पार्टी रिपोर्ट करती है, दूसरी क्रॉस रिपोर्ट करती है। तो ये UNO जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मानो आप इसे। तो जब हुआ तो यहाँ हम फिलहाल है LOC पर, जब यहाँ तक हम पहुँच गए थे, वापस पाकिस्तान को धकेलते तो तब UNO ने कह दिया था कि युद्ध को पूर्ण विराम कर दो, जहाँ आप हो वहीं रुक जाओ, हम इस क्षेत्र में जनमत कराएंगे, यहाँ की जनता का मत पूछेंगे। जनता अगर पाकिस्तान में मिलना चाहेगी तो इसे पाकिस्तान में मिला देंगे, अगर भारत में मिलना चाहेगी तो भारत में मिला देंगे। आज तक जनमत हुआ नहीं कभी। लेकिन 1992 में एक समस्या आई थी
ये लगा था कि जनमत होगा यूएनओ में, और यूएनओ में जनमत होगा तो यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, पंडित। वहाँ के मुसलमानों ने ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में काटा, वही किया जो 1947 में अफगान लड़ाकू ने करा था। बहुत सारे पंडितों की हत्या कर दी, मार दिया, भगा दिया, महिलाओं के साथ भयंकर अत्याचार करे और उनके घर जला दिए, घरों पर जबरन अधिकार कर लिया। क्यों करा? ताकि यहाँ से कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी कम हो जाए, और जब भी जनमत हो तब मुस्लिम कम्युनिटी का जनमत हो, फिर वो डिसाइड करे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है, भारत। समझ रहे बात को? इसी मसले का एक साइड इफेक्ट 1992 में आपको देखने को मिला, ठीक। लेकिन उसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे तैसे कवर कर लिया, और आज आप देख ही रहे कि उसमें कई हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन विवाद का विषय रह गया पीओके। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो पीओके भी हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा बताता है। हमारे गृह मंत्री ने पहले दिन गृह मंत्री बनते ही कहा था कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये हमारे और पाकिस्तान के बीच का विवादित हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो सिंधु जल विवाद। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो भारत ने पाकिस्तान के साथ 1947 में अलग हुए, और भारत ने कहा कि 1948 तक मैं भारत पाकिस्तान को, अपने छोटे भाई को बड़े भूभाग पर अपनी कुछ नहरों का पानी दूंगा। 1947 से 1948 तक, ठीक है, 47 से 48 तक, क्योंकि भाई अभी अलग हुआ, इसके पास अपना समरसेबिल नहीं है। जब भाई अलग हो और छोटे भाई के पास समरसेबिल नहीं होता, बड़े भाई के पास हो, तो वो एक पाइप देते, जब तक वो समर्थ ना हो तब तक, अब भाई ये पाइप ले, तू भी भर ले अपने घर में पानी। तो हमने भी अपने छोटे भाई को एक 1947 में एक जल संधि करी और कहा कि हम अपनी 3 नहरों का, बड़ी नहरों का पानी आपको देंगे, ताकि आपका बड़ा भूभाग संचित हो सके और आपको, आपकी खाद्यान्न, कृषि फलित फूलित होती रहे, ठीक है। इन्होंने ये राशन, इससे सिंचाई करी, राशन और अनाज पैदा करा। लेकिन समस्या ये हुई कि 47 में यहाँ अटैक कर दिया, हमारा पानी पीकर और हमें आंख दिखानी शुरू कर दी भाई ने। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप छोटे भाई को समरसेबिल का पानी दे और छोटे भाई घरवाली आपको कहे कि अच्छा 3-5 करे, तो आज इतने उसी दिन कह जाएगा, क्या लगा इस समरसेबिल का पानी बंद करो। क्यों? अगर छोटे भाई के घरवाली आदित्य को आंख दिखाने लगे और आदित्य पानी दे रहा हो अपने समरसेबिल का, तो आदित्य कह देगा इधर का पाइप बंद करो, बिल्कुल पानी बंद। तो भारत ने भी वही किया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। 17 लाख एकड़ भूमि सूख गई पाकिस्तान की, और विवाद पैदा हो गया। ऐसी स्थिति होगी कि पानी के लिए भारत पाकिस्तान फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विचार करा कि भाई क्या किया जाए कि इस समस्या का समाधान निकल जाए किसी तरह से, किसी भी तरह से ऐसा मसला पैदा हो कि युद्ध ना हो। तो अमेरिका में एक इंजीनियर थे, नाम था लिथिंगो। ये इंजीनियर थे, क्या करते थे, डैम बनाते थे नदियों पर। इन्हें भारत में आमंत्रित करा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ विवाद नहीं चाहते, हमारा भाई है, भाई में पानी के लिए विवाद हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आओ और हमें सुझाओ कि यहाँ की नदियों को किस तरह से करा जाए, ठीक है। तो लिथिंगो ने कहा कि कुछ नदियाँ आप पानी दे दो पाकिस्तान को, कुछ नदियों का पानी रख लो अपने पास, और उसका परसेंटेज डिवाइडेशन कर लो। आप क्या करो, आप ये करो कि कुछ नदियाँ, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, ऊपर की 3 नदियाँ हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। आउट ऑफ वीडियो तो नहीं है, ठीक है, इसे बता दो इधर के मैटर को। उसने कहा कि आपके पास यहाँ 6 प्रभावशाली नदियाँ हैं। 6 प्रभावशाली नदियों में 3 नदियाँ हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, और रावी, व्यास, वेरी गुड, व्यास और सतलुज। ये 6 नदियाँ हैं आपके पास। आप इसे 3x3 में डिवाइड कर लो, यानी आप करो, अब पाकिस्तान के साथ अपने विवाद को निपटाने के लिए
आप एक काम करो कि इन 3 नदियों के ऊपर की 3 नदियों का जो पानी है वो आप दे दो अधिकतम हिस्सा पाकिस्तान को, और नीचे की 3 नदियों का अधिकतम हिस्सा दे दो अपने पास रख लो। अब वो परसेंटेज डिवाइडेशन आप क्या करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका और पाकिस्तान का दोनों का मैटर सोल्व हो जाएगा। तो भारत ने कहा ठीक है ये अच्छा है, तो भारत ने इसकी मध्यस्थता के लिए बुलाया विश्व बैंक को। विश्व बैंक ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के जल बंटवारे में समझौता किया, ठीक है। और विश्व बैंक ने आकर कहा कि जो सिंधु, चिनाब और झेलम है, इन 3 नदियों का 80% पानी चला जाएगा पाकिस्तान के पास और 20% पानी यूज करेगा हमारा भारत, ठीक है। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% वाटर यूज करेगा इंडिया और 20% यूज करेगा पाक। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद सुलझ गया। अब ऊपर की 3 नदियों पर अगर हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रोना रोता है कि पानी रोक रहे, और पानी रोक रहे तो मुझे समस्या पैदा हो रही। अगर हम डैम बना के वहाँ से जल विद्युत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में ये रिपोर्ट करता है कि जो हमारा और इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक द्वारा समझौता हुआ था उसके आधार पर 80% पानी मेरा आना चाहिए और उसे भारत रोक रहा है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में भारत के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं जल विद्युत निर्माण की, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये समस्याएं भारत के सामने पैदा हो रही, और ये हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रहता है, ठीक है। तो मैंने पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी विवाद है उनके बारे में अलग अलग डिस्कस कर ली, इसकी बॉर्डर लाइन कितनी मिल रही, इसका क्षेत्र कितना है, और इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में कुछ बात मुझे ज़रूरत नहीं करने की। जो करनी थी मैंने जब महाद्वीप की बात करी थी तब मैंने पाकिस्तान के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। जब मैंने महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बारे में बात करी तो तब पाकिस्तान के बारे में बताया था कि पाकिस्तान में क्या पैदा होता है, पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, और क्या क्या चीज़ें वो विश्व के लिए पैदा कर रहा है और किसका सहयोग उसे मिला हुआ है, ठीक है। जितने भी विवाद हमारे और पाकिस्तान के बीच में हैं इन्हें हम बाई फोर्स सोल्व कर सकते हैं। पीओके पर हम जब चाहे तब कब्जा कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से शक्ति में इतने अधिक है, लेकिन भाई के प्रति हमारा प्रेम आज भी इतना ही है जितना बंटवारे के समय था। हमारा हृदय बड़ा है, विशाल है, इस कारण से उस पर हम किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। और भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन मैं वही एक कारण मानूंगा कि छोटे भाई के प्रति बड़े भाई के मन में ज़्यादा प्रेम है, इस कारण से भारत कोई भी कार्य पाकिस्तान के साथ, फोर्स के साथ नहीं करना चाहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, नीचे एक कंट्री है, ठीक है। इस द्वीप का नाम मैंने बोला है रामेश्वरम। इसका एक और नाम है, यह है पंबन द्वीप। ठीक है, ये भी आ सकता है पंबन द्वीप भी। और यहां से भारत को एक रेल के पुल द्वारा जोड़ा गया है। इस पुल की लंबाई है 2 किलोमीटर और इस पुल को पंबन पुल ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्षेत्र हो गया रामेश्वरम, हमारा खुद का क्षेत्र है। ठीक है, बस इसका स्थल क्षेत्र जो है थोड़ा इंडिया से कटा हुआ है, द्वीप के टाइप में से आप मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, इस कारण से द्वीप नहीं कह सकते इसको। रामेश्वरम यहाँ एक भारत का धार्मिक स्थल है, इस कारण से इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। ठीक, अब ये रामेश्वरम यहाँ से सीमा, ये क्षेत्र, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है और इस बॉर्डर लाइन का नाम है पाक जल डमरू। ठीक है, ये सीमा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है वो है रेड क्लिफ लाइन। इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच की है पाक जल संधि।
इसे पाक जल संधि भी बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो जल संधि है उसे भारत और श्रीलंका के बीच की पाक जल संधि है। पुरानी मान्यताओं और कुछ ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में राम ने राम सेतु बनाया था। यह डिस्टेंस है 48 किलोमीटर की, 48 किलोमीटर की दूरी है ये रामेश्वरम और श्रीलंका के इस छोर के बीच में, ठीक है। इस कारण से कहा जाता है कि इस 48 किलोमीटर में राम ने राम सेतु बनाया था, एक दोनों दूरियों के बीच में 48 किलोमीटर लंबा पुल, जिसमें पत्थर जो थे समुद्र तल पर तैर रहे थे। अगर उसका एक विश्लेषण किया गया, उस पर बहुत सारे शोध किए गए, पाया गया उस पुल के होने के प्रमाण हैं। विज्ञान ऐसी बातों को नहीं मानता, तो विज्ञान ने उसे किसी न किसी आधार पर नकार दिया, और नकारा किस आधार पर? विज्ञान ने कहा कि ऐसे और भी जगह है, ये प्रकृति, अगर ये सी है और ये भी सी है, कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटी होती है कि एक पत्थर और दो पत्थर के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और ये पत्थर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं विशिष्ट दाब और ताप के कारण। विज्ञान कहता है ऐसे पुल के कई और भी संसार में साक्ष्य दिखाए गए। तो विज्ञान कहता है कि अगर पुल होगा भी तो वो प्राकृतिक नेचुरल होगा, वो किसी आदमी द्वारा नहीं बनाया गया होगा। वैसे हमने अपनी कहानी में बता दिया, रामायण इस बात का प्रमाण है, और बहुत सारे साक्ष्य है जो पुल के होने के प्रमाण बनाते हैं, और इसके अवशेष आज भी वहाँ विद्यमान हैं। पुल तो नहीं है पूरा, लेकिन अवशेष है, ठीक है। इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। राम सेतु तो आप कही गए, राम सेतु को इंग्लिश में एडम ब्रिज कहते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। श्रीलंका पर ही इतने हिस्से पर ये ऊपर उठा हुआ है, इसे बोलते हैं जाफना। प्रायद्वीप भी कह सकते हो, जाफना द्वीप भी कह सकते हो। ये ऐसा क्षेत्र है जो श्रीलंका का जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध किस लिए है? ये जाफना जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है लिट्टों के लिए। लिट्टे, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं, ये लिट्टों के लिए है। लिट्टे एक संगठन है जैसे भारत में उग्रवादी है, ठीक है। ये अपनी विशेष भाषा तमिल भाषा के लिए श्रीलंका में संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। और उस संघर्ष के कारण इन्होंने जो है यहाँ अपना एक विशेष संगठन बना लिया। इस संगठन का नाम रखा लिट्टे संगठन, ठीक है। श्रीलंका सरकार इन्हें निरंतर इनके विरोध को दबाने के लिए सैन्य प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से ये इन्होंने सोचा कि यहाँ तो दादा नहीं, ये भारत आने लगे, तमिलनाडु, तमिल थे, तमिलनाडु आने लगे। तो भारत सरकार ने इसका विरोध करा, पुरजोर विरोध कि भाई अपने वहीं रहो, जो समस्या नहीं थी अपनी समस्या को वहीं रखो। जिस कारण से इनके मन में कहीं ना कहीं भारत के प्रति भी घृणा के भाव पैदा हुए, और इन्होंने भारत के विरुद्ध भी कुछ बड़ी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसमें से एक है राजीव गांधी हत्या। राजीव गांधी की हत्या की पूर्ण जिम्मेदारी लिट्टे ने अपने ऊपर ली थी, ठीक है। क्लियर हो गया। श्रीलंका का क्षेत्र हो गया। श्रीलंका बहुत सारी योजनाओं के लिए भारत पर निर्भर करता है। कारण है श्रीलंका का 80% व्यापार भारत के 2 प्रदेश चला है, बस पूरे भारत की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्रीलंका का 80% व्यापार भारत के 2 प्रदेशों के साथ रहता है, जिनमें से तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। जब 80% व्यापारी हमारे साथ कर रहा तो पूरी दुनिया में क्या करेगा? 20% व्यापार भी अगर बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो चाय की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस देश के ऊपर जिस देश को निर्भर रहना पड़ता हो वो उससे बाहर की नहीं सोच सकता। तो श्रीलंका हमेशा भारत के पक्ष में रहता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई विषय चल रहा है तो श्रीलंका का वोट हमेशा भारत को मिलता है, और उसके बदले में हाथ को हाथ होता है। हम भी श्रीलंका की भरपूर मदद करते हैं, श्रीलंका को आर्थिक मदद समय समय पर देते रहते हैं। श्रीलंका में अगर कोई आपदा आ जा तो भारत उस आपदा में श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। श्रीलंका में आने वाले भूकंप अथवा कोई समुद्री प्रकोप आने पर भारत अपनी पूरी सहायता करे। हर वर्ष अपने फंड से एक बड़ा फंड श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए दिया जा। श्रीलंका में स्कूल निर्माण, मेडिकल कॉलेज निर्माण और अन्य सुविधाओं में भारत उसके साथ खड़ा रहता है। तो इस कारण से श्रीलंका का बहुत अच्छा मददगार भारत है, और श्रीलंका भारत का बहुत अच्छा सहायक है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया?
मैटर ख़त्म हो गया, श्रीलंका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज हमने बात करी इंडिया के बारे में। इंडिया को बताया कि इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण, इसकी मेजरमेंट की है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। साथ ही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में हमने ठीक से बात करी। कल हम बचे हुए अन्य देशों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जब भी हम आएंगे तो अन्य देशों के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।